ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके पास बुक के पेज नंबर 40 पे ये टॉपिक मौजूद, ठीक है। तो आपकी बुक पे ये टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 40 पे, तो रीड करते हैं। मतलब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि मकासद क्या थे, ठीक है। क्या मकासद थे जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। क्या मकसद था साइंसदानों का या बायोलॉजिस्ट का कि वो क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। As discussed earlier, classification is the arrangement of organisms on the basis of certain characteristic. पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन बेसिकली अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उनके मखसूस खुसूसियात की बिना पर, ठीक है। द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप, क्या किन वजूहात पे क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिज्म की ग्रुप्स में, तो वो ये वजूहात थी जैसे कि टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली। ये देखा जाना जा सके कि ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और फिर उनको स्टडी करने में आसानी हो। दूसरी इस वजह से भी ये भी एक मकसद था कि टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और इसलिए भी कि देखा जाए कि वक्त के साथ साथ उनमें क्या तब्दीली आई, ठीक है, और ये एक सीक्वेंस से के साथ स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि कैसे एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म जो थे वो वक्त के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को चेंज किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहा जाता है साइंसदानों का मानना है कि पहले जो लाइफ थी दुनिया में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और ये वायरस और इस तरह की चीज़ें जो थी ना, ये सबसे पहले मौजूद थी। फिर वक्त के साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते गए। या ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स थे ना, वो सबसे पहले जो थे ना, बहुत एक कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, जैसे अब ब्रांचेज और इस तरह की ज़्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था पहले। अच्छा, उसके अलावा टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, और फिर उनका जो ताल्लुक है ऑर्गेनिजम्स का किस बेस पे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो कैसे नज़र आते हैं, ठीक है, उनकी फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, उनकी शक्ल सूरत, उनकी बॉडी की शेप कैसी है। फिर टू नेम एंड प्लेस ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, और फिर ये भी था मकसद के ताकि हर ऑर्गेनिज्म को एक ख़ास नाम दिया जाए और एक ख़ास ग्रुप में रखा जाए, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऐसी ही है जैसे आपके घर का एड्रेस हो, ठीक है, जैसे आप पहले कंट्री का नाम, फिर आपके सिटी का नाम, फिर आपके विलेज और आपकी या सिटी या आपके एरिया का नाम, फिर आपके घर का नंबर, तो इस तरह आप बाकायदा एक क्लासिफिकेशन हुई है। ऑर्गेनिज्म तक को जानने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं अगर आपको कहूँ कि बर्ड्स, तो आप समझ जाते हैं कि बर्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं, बर्ड्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर मैं कहूँ प्लांट्स, तो आप समझ जाते हैं कि प्लांट्स में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये क्लासिफिकेशन की बेस पे ही आप जान सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि इंसेक्ट और बर्ड्स में क्या फ़र्क है, तो आप आराम से बता सकेंगे, क्योंकि इनके ग्रुप इनको इनकी डिफरेंस की बेस पे इनको अलग अलग किया हुआ है। तो ये सब किस वजह से है? ये क्लासिफिकेशन की वजह से है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी आपके पेज नंबर 40 पे टॉपिक मौजूद है कि असूल क्या है क्लासिफिकेशन। किसी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डालने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है और फिर उनको अलग किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास पेज नंबर 40 पे मौजूद है। बायोलॉजिस्ट follow certain principle for classification. A few of principles are biologists कुछ ख़ास तरीके इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, कुछ ख़ास उनके रूल्स होते हैं, उसकी बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन होती है। तो वो कौन से रूल्स हैं? ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एपरेंट सिमिलरिटीज अमंग देम, ठीक है। फिर देखा जाता है क्लासिफाइड इस बेस पे किया जाता है कि वो उनमें क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है, देखने में ज़ाहिरी जो उनकी एक जैसी खुसूसियात हैं वो देखी जाती हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप
और इन क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर, और फिर अगर एक जैसा स्ट्रक्चर हो, एक जैसा ऑर्गेनिज्म मिलता जुलता उसका स्ट्रक्चर हो तो वो एक ग्रुप में डाल दिया जाता है या रिलेटिवली क्लोज ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। जैसे अब प्लांट्स को एक उसमें डाल के उसमें आगे से डिफरेंस कर दिया, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट को अलग कर दिया और दूसरे प्लांट्स को अलग कर दिया। इसी तरह दी एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, और साथ में उसका बॉडी स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स के वो उसकी बॉडी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और साथ साथ में वक्त के साथ साथ उसकी जो बॉडीज है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। उसकी एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है। कैसे उस जो ऑर्गेनिज्म है उसने खुद को चेंज किया और वो किस किस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता है या डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो क्लासिफिकेशन के में करते वक्त देखी जाती हैं, ठीक है। फिर उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बस आगे हम इसको डिटेल से फिर और पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ आती है क्लासिफिकेशन में, कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, कैसे नाम दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में स्टडी, बेसिकली बस आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है, और किन किन बेसिस पे होती है क्लासिफिकेशन, मकसद क्या था, और कौन कौन से असूल हैं जिस पे चल के आप जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप में। ओके जी, आपकी असाइनमेंट आ गई है। असाइनमेंट बहुत इजी है, ठीक है, बुक से ही मैंने आपको दिया है। पहला आपका क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है, पेज नंबर 39 पे ही डेफिनेशन मौजूद है। फिर उसके बाद आपने राइट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक लिख देना है, 39 पेज पे मौजूद है। और एक्सप्लेन एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वाला आपने टॉपिक जो है ये आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपने लिखना है, ठीक है। नीट हेडिंग दे के एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी हेडिंग दे के फिर वो पैराग्राफ, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जब आपने लिखनी तो उसकी हेडिंग दे के आपने नीचे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन लिख देना। ये भी आपका पेज नंबर 40 पे मौजूद है। ये आपने बायोलॉजी की नोटबुक में बड़ी अच्छी सी नीट सा होमवर्क कर लेना है और फिर मुझे उसकी पिक भेजनी है, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ कि आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जी, ये रहा। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल क्या है? जी, इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक से ही पता चल गया होगा, ये एक फिश है जो कि करंट देती है। ये करंट प्रोड्यूस करती है और ये इतना करंट प्रोड्यूस करती है कि सफिशेंट इनफ टू लाइट अप 10 इलेक्ट्रिक बल्ब। इतना करंट होता है कि आप 10 बल्ब उससे रोशन कर सकते हैं। और ये समुंदर में मौजूद होती है। ये हाई वोल्टेज का करंट भी प्रोड्यूस करती है और लो वोल्टेज का करंट भी प्रोड्यूस करती है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह के निज़ाम है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो आज का आपका लेसन इतना ही था। अपनी टीचर को जाते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को अपने सामान में रखे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने स्कूल के नंबर पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू।